अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम को 402 के लेसन नंबर 43 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट्स फॉर फैक्टर इनपुट्स, जो कि कंटिन्यू चैप्टर है और हमारे पास जो है ये कंटिन्यू ही रहेगा 45 लेक्चर्स तक। सो जो है वो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, एटलीस्ट कुछ तो जो है वो हमें हमारा हक अदा किया करें। ठीक है, चलिए पहला जो पॉइंट हमारे पास है इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर। एक्चुअली ये क्या होता है और इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर का आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि जब मजदूरी की कीमत यानी जो हमारी वेज है वो कम हो जाती है तो इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, हमने इसके ये चीज़ें देखनी है। अज्यूम दैट ऑल फर्म्स रिस्पॉन्ड टू अ लोअर वेज। अब देखिए यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ऑल फर्म्स वुड हायर मोर वर्कर्स। मतलब क्या होता है कि जब वेज कम होती है तो फर्म्स जो है वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं। ठीक है, हायर करती है। इसके बाद जो है वो मार्केट सप्लाई वुड इंक्रीज़ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इससे मार्केट सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। देन हमारे पास आ जाता है कि द मार्केट प्राइस विल फॉल। कि मतलब कि जब मार्केट सप्लाई हमारी बढ़ती है तो मार्केट प्राइस जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर बाय द फर्म विल बी स्मॉलर। कि मतलब जो है वो कहते हैं कि इसमें क्वांटिटी डिमांडेड का कम होना होता है कि इससे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर बाय द फर्म क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है वो लेबर के लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, ये जो था हमारे पास इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर के लिए था। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है द इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर। ये इन्होंने ये फर्म दी हुई, ये इंडस्ट्री दी हुई है, इन दोनों फर्म और इंडस्ट्री दोनों के बारे में जो है वो इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो लेक्चर्स हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आपको जो है वो लास्ट में इनके आंसर करूँगी। ठीक है, जो आपके लास्ट में आंसर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है द डिमांड फॉर जेट फ्यूल। ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। अब डिमांड फॉर जेट फ्यूल के बारे में क्या है, ये क्या चीज़ है, इन्होंने 1971 से लेकर 1990s तक जो है वो क्या चेंजेस आई हैं, पहले जो है वो हम इनको चीज़ों को जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है द डिमांड फॉर जेट फ्यूल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की गई। अब देखिए द डिमांड फॉर जेट फ्यूल का मतलब क्या है। इस ऑब्जर्वेशन से जो है वो हमें ये जो है वो मालूम पड़ता है कि जेट फ्यूल की कीमत और उसका जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो हिस्सा कैसे जो है वो चेंज किया गया है 1971 से लेकर 1990 तक। ठीक है, हमें ये इसके ऑब्जर्वेशंस को चेक करना है। पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो कहते हैं कि जेट फ्यूल इज़ अ फैक्टर इनपुट कॉस्ट ऑफ जेट फ्यूल। पहला पॉइंट जो है वो 1971 में है कि जेट फ्यूल कॉस्ट इक्वल्ड 12.4% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब कि हमारे पास जो जेट फ्यूल की कीमत ने जो है वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 12.4% हिस्सा जो है वो बनाया है, यानी चेंज किया है। इतना इतने इससे जो है वो चेंज हुआ है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है 1980 में जेट फ्यूल कॉस्ट इक्वल्ड 30% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मतलब क्या है कि जेट फ्यूल की कीमत ने जो है वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो 30% हिस्सा बनाया है, जो कि 1971 के मुकाबले में जो है वो 17.6% ज़्यादा है। देखिए 1971 में तो हमारे पास 12.4% हुआ था ना, जबकि 1980 में हमारे पास जो है वो 30%। तो कितना इंक्रीज़ ज़्यादा किया उसने, 17.6% जो है वो उसने ज़्यादा किया है 1980 में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास 1990s में जेट फ्यूल कॉस्ट इक्वल्ड 15% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मतलब कि जेट फ्यूल की जो कीमत ने जो है वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो हिस्सा बनाया वो 15% बनाया है, जो कि 1980 के मुकाबले में जो है वो 15% कम हो गया। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास 1980 में जो है वो उसको चेंज आया है। तो मतलब हमारे पास इससे होता है ये कि 1971 से लेकर 1980 तक जो है वो हमारे पास जेट फ्यूल की जो कीमत में इजाफा और जो उसका जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो हिस्सा बढ़ने से पता चलता है हमें कि 1970s में जो है वो एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन की वजह से जेट फ्यूल की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, किस वजह से, एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास जो 1980 से लेकर 1990 तक जो है वो स्टूडेंट्स वो ये है कि जेट फ्यूल की जो कीमत में कमी आई है और उसका जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में हिस्सा कम होने से हमें ये जो है वो चीज़ें पता चलती हैं कि 1980s में हमारे पास एनर्जी प्राइसेस और में कमी और जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो है वो एफिशिएंसी के बढ़ने की वजह से हमारे पास जेट फ्यूल की जो कीमत थी वो कम हो गई थी। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक्चुअली जो इसका जेट फ्यूल का थोड़ा सा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन से जो हम अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें, ये हमें हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जेट फ्यूल की जो कीमत और उसका जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में हिस्सा जो है वो कैसे चेंज किया गया था 1991 से लेकर 1990 तक। तो ये जो हमारे पास से जो इसमें चेंजिंग आई थी एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन और एयरलाइन इंडस्ट्री में एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, ये जितनी भी चेंजिंग आई थी वो किस वजह से, एक तो एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन और एयरलाइन इंडस्ट्री में जो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, उन सब की वजह से जो है ये हमारे पास इसमें बदलाव आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जेट के बारे में था, जेट फ्यूल के बारे में। ठीक है, आई होप सो आपको जो है वो इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, द डिमांड फॉर जेट फ्यूल इम्पैक्ट्स द एयरलाइंस एंड रिफाइनर्स अलाइक। द शॉर्ट रन प्राइसेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ जेट फ्यूल इज़ जो है वो वेरी इन इलास्टिक होती है। ठीक है, ये एज अ क्विज आपने कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हम इसको लास्ट में देखेंगे। देन हमारे पास आ जाता है द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन के बारे में, ये आपने लाजमी कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास द सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू अ फर्म आ जाता है। ठीक है, इसको जो है वो आप स्किप कर दीजिएगा बेशक से, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है द सप्लाई, यहाँ पे ये क्विज बनता है द मार्केट सप्लाई फॉर इनपुट्स के लिए। द मार्केट सप्लाई फॉर फिजिकल इनपुट्स इज अपवर्ड स्लोपिंग आ जाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास जेट फ्यूल आ गया, फैब्रिक, स्टील एटसेट्रा। इसके बाद जो है वो आपने आ जाना है द मार्केट सप्लाई फॉर लेबर मे बी अपवर्ड स्लोपिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग हो सकती है। ठीक है, ये क्विज के हवाले से। देन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट द सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, अब ये सप्लाई ऑफ लेबर क्या होती है, हमें जो है वो इसके पहले बारे में पता होना चाहिए। देन हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, या आपने जो है वो लाजमी कर लेना। ठीक है, जिस उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो पॉइंट द सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, जो हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर होता है, ये जो है वो बेस्ड करती है ऑन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर। वो लिखा हुआ है कि द चॉइस टू सप्लाई लेबर इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, तो जो इसमें ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर जो है वो बेस करती है। अच्छा, इसका जो मेन मकसद क्या होता है सप्लाई ऑफ लेबर का? ठीक है, इसका जो मतलब ये होता है कि जब हमारे पास जो मज़दूरी की कीमत यानी जो वेज रेट है वो बढ़ जाती है, तो मज़दूर जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो है वो लेयर और लेबर के बीच का जो एक कंपटीशन होता है, जो कि हमारे पास जो है वो ये होता है कि मतलब क्या, कि जब हमारे पास मज़दूरी की कीमत मीन्स दैट वेज रेट इंक्रीज़ होता है, तो मज़दूर यानी जो वर्कर्स हैं उनके लिए लेयर का मतलब होता है रेस्ट करना, आरामदायक। ठीक है, उनके लिए वो और लेबर जो है वो मज़दूरी के बीच जो है वो एक कंपटीशन होता है। ठीक है, अब कंपटीशन कौन सा होता है हमारे पास, जो हम आगे देखते हैं। और पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है कि लेयर कम्पीट्स विद लेबर फॉर यूटिलिटी। मतलब इसके मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होती है कि देखें मज़दूर अपनी जो है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। ठीक है, यानी अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, उसको जो है वो मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो उसके लिए जो है वो लेबर और लेबर के बीच एक बैलेंस बनाना जो है वो चाहता है। ठीक है, जब तक उनका जो बैलेंस नहीं बनता तो वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो चाहता है कि हमारे पास जो उसकी जो लेबर और लेबर है उनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, वेज रेट मेजर्स द प्राइस ऑफ, एक मिनट, हाँ, वेज रेट मेजर्स द प्राइस ऑफ लेयर। इसका मतलब जो है वो क्या होता है हमारे पास होता है कि देखें जो लेयर और लेबर के बीच एक कंपटीशन होता है। जब वेज रेट बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो लेयर की जो प्राइस होती है वो भी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पॉइंट जी, हायर वेज रेट काज द प्राइस ऑफ लेयर टू इंक्रीज़। तो मतलब क्या होता है हमारे पास कि जब वेज रेट लेयर की कीमत जो है को मेजर करता है, वेज रेट जो है वो लेयर की कीमत को, प्राइस को जो है वो मेजर करता है। जब वेज रेट इंक्रीज़ होता है तो लेयर की जो प्राइस होती है वो भी क्या हो जाती है, हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 4, हायर वेज इनकरेज वर्कर्स टू सब्सटीट्यूट वर्क फॉर लेयर, फॉर एग्जाम्पल द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि जब वेज रेट जब हमारे पास इंक्रीज़ होती है तो जो लेबर होता है, लेबर मजदूर वर्ग और लेयर के बीच जो एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ज़्यादा वर्क करते हैं और कम लेयर उठाते हैं। ठीक है, मतलब जब वेज रेट इंक्रीज़ होता है तो मज़दूर वर्क और जो मज़दूर होता है, लेबर होता है, वो वर्क और लेयर के बीच सब्सटीट्यूशन करते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट करते हैं उस चीज़ को। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा वर्क करते हैं और वो काम जो लेयर जो है वो कम उठाते हैं। ठीक है,
कम करते हैं। इसके बाद जो है वो लेयर को कम करते हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रिड्यू जी इफ़ द इनकम इफेक्ट्स एक्सीड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द सप्लाई कर्व इज़ बैकवर्ड बेंडिंग। तो मतलब हमारे पास एक जो है वो जब वेज रेट एक तो हमारे पास बढ़ती है तो मज़दूर की इनकम भी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इससे ये ज़्यादा जब वेज रेट बढ़ जाती है तो मज़दूर की इनकम भी बढ़ जाती है, इससे ये ज़्यादा जो है वो गुड्स इंक्लूडिंग लेयर जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो बैकवर्ड बाइंडिंग सप्लाई के बारे में क्या होता है, वो ये होता है कि अगर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है तो लेबर सप्लाई कर बैकवर्ड बाइंडिंग जो होता है उसका मतलब है कि वेज रेट बढ़ने से हमारे पास लेबर सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास सप्लाई के बारे में था। वेज रेट बढ़ने से लेबर सप्लाई पर दो ऑपोजिट जो है वो इफेक्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। आई होप सो आपको जो है वो इसकी अब अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। तो आप इन सबको जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं कैसे बैकवर्ड इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है। देखिए इनकम इफेक्ट लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और यहाँ पे इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे जो है वो दो इफेक्ट्स पड़ते हैं, एक इनकम इफेक्ट पर एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर, ठीक है। तो ये आपने जो है वो देख लेना है। स्टूडेंट्स अब जो है वो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, हाउ वुड अ चेंज टू नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट इम्पैक्ट द डेरिवेटिव ऑफ द मार्केट डिमांड फॉर लेबर। तो इसका आपने जो है वो आंसर लिख लेना है कि इन अ नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स हैव मार्केट पावर एंड द वेज रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. As a result, the derivation of the market demand for labor would need to account for the firm's ability to influence the wage rate, leading to a more complex and न्यूएंस डेरिवेशन, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो हाउ वुड द लॉन्ग रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंपेयर टू द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे आपने करना है कि द लॉन्ग रन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ टिपिकली ग्रेटर दैन द शॉर्ट रन इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो है वो कंज्यूमर्स हैव मोर टाइम टू एडजस्ट देयर बिहेवियर एंड फाइंड सब्सिट्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस चेंजिंग, ठीक है। ये जो है वो आपने इनके दोनों के आंसर कर लेने हैं। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स ये था आपका लेक्चर नंबर 43। आई होप सो आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।